दो तरह के स्टूडेंट्स से मैं पहले बात करना चाहूँगा। कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जो P1 का अच्छा होने के बाद चिलिंग कर रहे हैं, और दूसरे वो हैं जो P1 का होने के ख़राब होने के बाद परेशान हैं। ठीक है, मैं दोनों से बात करूँगा। देखें, पहली चीज़ तो ये, जो लोग P1 ख़राब होने के बाद परेशान हो रहे हैं, तो गेम इज़ नॉट ओवर। ठीक है, और जो लोग P1 अच्छा होने के बाद नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उनके लिए भी यही बात है, द गेम इज़ नॉट ओवर। बेटा आगे आ जाए, आगे आ जाए। ठीक है, तो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इट्स जस्ट अबाउट 50% पेपर। ठीक है, द 50% इज लेफ्ट, सो वी नीड टू प्लान अबाउट दैट। ठीक है, हमने उसके लिए प्लान करना है और उसी लिए आज हम जमा हुए हैं। ठीक है, तो जनाब स्टार्ट करते हैं। ऑडियो बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? सही है, स्टार्ट करते हैं। वी आर हैविंग 3 hours वर्कशॉप नाउ, एंड इसके अंदर हम कंटेंट को अच्छा खासा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा सबसे पहले जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर कंटेंट रिलेटेड टू P2 मींस फैमिली। ठीक है, फैमिली के हवाले से जो हमारा कोर कंटेंट है, हमें पहले इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, देखिए मैं क्यों सबसे पहले आप लोगों को ये सिलेबस इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाए, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाए। याद रखिएगा, अच्छा एग्जामिनर कभी भी पेपर बनाएगा, उसकी कोशिश ये होती है कि वो हर प्रॉस्पेक्ट को कवर करे एग्जाम। अच्छा, अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूरा पूरा सेक्शन छोड़ देते हैं, पूरा पूरा सेक्शन छोड़ देते हैं, यार मैंने तो ये नहीं किया, ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, हाँ, कोई ऐसी चीज़ किसी सेक्शन में से छोड़ देना, या उसको सही से रिवाइज ना करना, या बहुत ज़्यादा टाइम ना देना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि मैंने किसी और चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगाया और उस चीज़ पे थोड़ा सा कम लगाया। अब उसी चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अगर आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, अगर आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, तो मैं समझता हूँ कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता, तो मसला ज़्यादा है। ठीक है, पहली चीज, नंबर 1 इज ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव्स ऑन द रोल ऑफ द फैमिली। सही है, पर्सपेक्टिव्स रिलेटेड टू द रोल ऑफ द फैमिली का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको पर्सपेक्टिव्स का प्रॉपर अंदाज़ा होना चाहिए। अगर कोई पेपर 2 का पेपर बना दे जिसमें पर्सपेक्टिव्स ना आए हुए हों, तो वो पेपर एक बहुत बड़ा भंड होगा एक्चुअली। सही है, इट मीन्स इस 3.1 में से कोई चीज़ मिस नहीं करनी, ये बात जहन में रख लो इस चीज़ के अंदर से। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये 3.1 की कि भाई एग्जामिनर जैसा क्वेश्चन बनाना चाहेगा वैसा क्वेश्चन बना सकता है। अच्छा, पेपर पैटर्न सबको पता है, 4, 6, 8, 10, 6 एंड 26। कोई मसला? पेपर पैटर्न तो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है ना, पेपर पैटर्न रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है ना। ओके, अगर किसी ने पेपर पैटर्न या टाइम मैनेजमेंट समझनी है, मैंने उसकी वीडियो बना के भेजी हुई है वर्कशॉप वाले के अंदर, वो आप पहली वीडियो है वर्कशॉप की, वो आप देख सकते हैं। दैट वुड द बेस्ट थिंग। ठीक है, अच्छा जनाब, अब जब ये चीज़ हो जाती है, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आ जाए, थैंक यू इसको बिल्कुल पीछे वाली साइड में ब्लेड सके था यार। ठीक है, अच्छा ओके सर, अच्छा जी, ओके। पहली सेकंड चीज़ ये है डाइवर्सिटी एंड सोशल चेंज। एक्चुअल में ये क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है बेटा जो टाइप ऑफ द फैमिली का है। किसका है बेटा? टाइप ऑफ द फैमिली का, यानी कि फैमिली की टाइप का क्वेश्चन यहां से 3.2 से एक्सट्रैक्ट आउट होगा। समझ में आई बात? ये बात समझ में आती है? अब जरा सा एक बार टॉपिक्स को गो थ्रू करते हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब ये क्या है, इधर देखिएगा, ये वो पार्ट है जिससे 6, 8, 10, 6 छोटे क्वेश्चंस बनाना एग्जामिनर के लिए बहुत आसान हो सकता है। चेंजेस इन मैरिज, चेंजेस इन सिंगलहुड, चेंजेस इन इमर्जेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसके अंदर से। ठीक है, अच्छा, डाइवर्सिटी इन सोशल चेंज में क्या है? द कॉजेज, अब जरा समझना, हाँ समझना। अब मैं इसी में से तुम्हें 4-5 क्वेश्चन निकाल के दिखाऊंगा। द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज of changing patterns of marriage, cohabitation, divorce and separation। यानी कि भाई ये 4 सवाल बन गए। एग्जामिनर आपको मैरिज का भी क्वेश्चन दे सकता है,
कोहैबिटेशन एंड डाइवोर्स का भी दे सकता है, डाइवोर्स एंड सेपरेशन का भी, कोहैबिटेशन का भी दे सकता है, डाइवोर्स एंड सेपरेशन का भी दे सकता है। यानी कि एग्जामिनर के पास चेंजिंग इन मैरिजेस के अंदर आ जाएगा कि मैरिजेस किस तरह से चेंज हो रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? उसके बाद डिफरेंट फैमिलीज एंड हाउस होल्ड फॉर्म्स। अब डिफरेंट फैमिली टाइप्स हो रही हैं, चले जल्दी से इसकी फैमिली टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि किसी को एक बार रिकैप भी हो जाए। अच्छा, इसके अंदर क्या है, 4 मार्कर्स बहुत आराम से बन सकता है। इस वाली चीज़ से 4 मार्कर्स बहुत सुकून से बनाएगा। जैसे कि डिफरेंट फैमिलीज एंड हाउस होल्ड फॉर्म्स क्या है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर फैमिली, कौन सी 2 जनरेशन फैमिली, पेरेंट्स चिल्ड्रन, एम आई राइट? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? अब देखो एक्सटेंडेड कहाँ से निकला है, एक्सटेंशन से निकला है। किससे निकला है बेटा? एक्सटेंशन कैसे होगा समझिएगा। एक्सटेंशन के अंदर मेरा बेटा आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सटेंशन के अंदर कि एक चीज़ वर्टिकली एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ठीक है। वर्टिकली एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? वर्टिकली एक्सटेंडेड फैमिली स्टैंड्स फॉर व्हाट? सॉरी, वर्टिकली एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात होती है कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, एम आई राइट? हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है मल्टीपल अंकल्स एंड आंटीज आर लिविंग टुगेदर, एम आई राइट? अच्छा, अब एक्सटेंडेड में 2 तरह की टाइप्स आती हैं। नंबर 1 इज क्लासिक एक्सटेंडेड फैमिली एंड नंबर 2 इज मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली। क्लासिक एक्सटेंडेड फैमिली स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्लासिक एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब ये होता है, और नॉनसेंस। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले हमने न्यूक्लियर फैमिली डिस्कस की। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। इसका मतलब ये है कि 2 जनरेशन फैमिली, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आ गए, ठीक है। फिर आ गया एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड में हॉरिजॉन्टल एक्सटेंडेड फैमिली होती है, वर्टिकल एक्सटेंडेड फैमिली होती है, क्लासिक एक्सटेंडेड होती है और मॉडिफाइड एक्सटेंडेड होती है। मॉडिफाइड एक्सटेंडेड का मतलब है ऑल फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर बट ऑल फैमिली मेंबर्स, समझिएगा। मॉडिफाइड एक्सटेंडेड में क्या आएगा? दे आर नॉट लिविंग टुगेदर बट टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड। आपका सोशल मीडिया वगैरह सब इस चीज में आ जाता है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली, वन और बोथ पार्टनर्स आर सेकेंडली मैरिड, यानी कि एक या दो से एक से ज्यादा पार्टनर्स जो है दोबारा शादी हो रही है उनकी, ठीक है। फिर आते हैं सेम सेक्स फैमिली, गे एंड लेस्बियन मैरिजेस हो सकती है। फैमिलीज ऑफ चॉइस में क्या आ सकता है? टेस्ट ट्यूब बेबीज आ सकता है। आपकी बहुत सारी फैमिली टाइप्स हैं। लेट्स सपोज अगर हम कह सकते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली आ सकता है, इसके अंदर सिंगलहुड आ सकता है, ठीक है। कोहैबिटिंग कपल होता है, कॉमन लॉ फैमिली आ सकता है, एम्प्टी नेस्ट फैमिली। एम्प्टी नेस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। एम्प्टी नेस्ट स्टैंड्स फॉर, जैसे नेस्ट होता है ना, कबूतर अपने बच्चों को पालता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं, ऐसा ही है। तो वो क्या हो गया? एम्प्टी नेस्ट हो गया, ठीक है। वो लेट्स सपोज इफ द चिल्ड्रन आर मूविंग आउट ऑफ द होम ड्यू टू इकोनॉमिक और एजुकेशन पर्पसेस, दैट इज ऑल अबाउट एम्प्टी नेस्ट फैमिली, एम आई राइट? फिर एम्प्टी शेल मैरिजेस भी होती हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया? फैमिलीज ऑफ चॉइस एंड सिंगल पर्सन हाउस होल्ड हो गया, ठीक है। फिर आ गया डायमेंशंस ऑफ फैमिली डाइवर्सिटी। फैमिली डाइवर्सिटी क्यों हो सकती है? इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल एंड क्लास डाइवर्सिटी। इन 3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। द डिबेट अबाउट द एक्सटेंट ऑफ फैमिली डाइवर्सिटी एंड डोमिनेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि हम इस बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक सारे टॉपिक्स का मर्जर है। क्या है? डिबेट अबाउट द एक्सटेंट ऑफ फैमिली डाइवर्सिटी, यानी कि फैमिली किस हद तक डाइवर्सिफाइड है, फैमिली स्ट्रक्चर किस हद तक डाइवर्सिफाइड है। दूसरी तरफ हम बोलेंगे फैमिली स्ट्रक्चर डाइवर्सिफाइड नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। न्यू राइट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव, इस पर भी मैं आज बात करूंगा डिटेल की। एक बहुत बड़ी डिबेट है। द स्टेट एंड सोशल पॉलिसी एज इन्फ्लुएंसेस ऑन द फैमिली, यानी कि स्टेट एंड सोशल पॉलिसी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। फिर आगे आते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट है 4.1 4.2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अच्छा एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पेपर को बैलेंस रखेगा। क्या करेगा बेटा? क्वेश्चन पेपर को बैलेंस करेगा। अगर उसने एक क्वेश्चन पर्सपेक्टिव वगैरह का कर लिया है तो अब वो लाजमी कोशिश करेगा कि वो आपको जेंडर इक्वालिटी और एक्सपीरियंसेस ऑफ फैमिली लाइफ और एज एंड फैमिली लाइफ के साथ इंगेज कर सके। समझ में आई बात?
छोड़ने की कोई चीज़ नहीं है, छोड़ने की कोई चीज़ नहीं है। अब बच्चे क्या करते थे पहले, भाई लेट्स सपोज एज छोड़ दिया, एज छोड़ने का नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर आपको कैसे फंसाएगा, एग्जामिनर कुछ भी नहीं करेगा आपके साथ, एग्जामिनर आपके साथ एक बड़ा गेम करेगा। लेट्स सपोज अगर एग्जामिनर ने 10 और 6 मार्क का क्वेश्चन एज से पूछ लिया तो क्या करोगे? सही है, 10 और 6 मार्क का क्वेश्चन अगर एज से आ गया तो आप तो फंस गए। ऐसा ही है कि आपने एक्चुअल में प्रिपरेशन तो की थी किसके लिए, आपने प्रिपरेशन की थी भाई मैंने एज छोड़ के सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, अब 16 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आपके ऊपर एक स्टेक पर आ गया। ऐसा ही है, 16 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आपके स्टेक पे आ गया, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। एनी कन्फ्यूजन चले, ठीक है। यानी कि आपने अगर इस चीज़ को छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ा नुकसान वाला काम कर रहे होंगे, ठीक है। कोई चीज़ छोड़नी नहीं है इस वजह से, ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास देखिए जेंडर इक्वालिटी पे सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं फेमिनिस्ट बात करते हैं, सही है। अगर एग्जाम में कई बार दफ़ा एग्जामिनर क्या करता है कि वो फेमिनिस्ट की बात ही नहीं करता अपने क्वेश्चन के अंदर, अपने क्वेश्चन में फेमिनिस्ट की बात ही नहीं कर रहा होता, सही है। जब वो फेमिनिस्ट की बात नहीं कर रहा होता क्वेश्चन के अंदर तो ऑटोमेटिकली आपको लग रहा होता है वो कोई और बात करना चाह रहा है, लेकिन आपसे वो एक्सपेक्ट जरूर करता है व्हेन एवर यू सी एनीथिंग लाइक जेंडर इक्वालिटी, जेंडर रिलेटेड स्टफ, आपने लाजमी बात करनी है फेमिनिस्ट की, सही है, जेंडर इक्वालिटी के हवाले से कि उनके क्या व्यूज़ हैं इस हवाले से, ठीक है। फिर आता है एक्सपीरियंसेस ऑफ फैमिली लाइफ। ये वो चीज़ है जिसको बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ फैमिली लाइफ का मतलब है गुड और बैड एक्सपीरियंस। छोटे क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। What are the negative experience, share some negative experiences of family life और share some domestic violence हो गया, child abuse हो गया, rape and marriage हो गया, वो सारी चीज़ें आपका experiences of family life के अंदर fall in करती हैं। आप देखिए यहाँ पे different feminist perspective है, conjugal roles हैं, debates whether the experience of family life is positive or negative, ठीक है। फिर आता है age वाली बात, social construction of childhood, the role and social position of grandparents, यानी कि क्या है, देखो मेरी बात सुनो। एज को समझने के लिए आपको एज कोहर्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मेंट बाय एज कोहर्ट्स स्टैंड फॉर वेरी सिंपल थिंग, एज ग्रुप्स, ठीक है। चाइल्डहुड, यंग, एडल्ट एंड एल्डरली, एम आई राइट। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एज कोहर्ट जिसके ऊपर बात होती है वो होता है आपका चाइल्डहुड और एल्डरली, चाइल्डहुड और एल्डरली, समझ में आई बात। चाइल्डहुड और एल्डरली सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सोशल ग्रुप कंसिडर किया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, द रोल एंड सोशल पोजीशन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन द फैमिली हो गया, इंक्लूडिंग क्रॉस कल्चरल कंपैरिजंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपॉन द फैमिली, यानी कि जो चेंजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तमाम चीज़ें हैं वो किस तरह से चेंज हो रही हैं। कोई मसला बेटा यहाँ तक, ठीक है। फिर आते हैं हम सोशल क्लास, जेंडर, एथनिसिटी एज अ फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली हो गया, चेंजेस इन कॉन्सेप्ट ऑफ मदरहुड एंड फादरहुड है, इस गो थ्रू करने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। लेकिन आपका ये वाला टॉपिक है, इसके अंदर चाइल्डहुड में बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ तक कन्फ्यूजन, यहाँ तक कोई